दोस्तों, तो चलिए आज फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग पार्ट 20। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। बीकॉम का आखिरी साल, एग्जाम पास आ गए हैं। पूनम की शादी की डेट एग्जाम के बाद निकलेगी। माँ ने वसुधा को एमकॉम वर्धा से ही करने बोला है, क्योंकि कितने ही लड़के वालों को हॉस्टल में रह रही लड़की से शादी की बात बढ़ानी ही नहीं है। बाबा ने 2-3 जगह वसुधा की तस्वीरें भेजी। बायोडेटा और फोटो पसंद आने के बाद जब उन्हें पता चला कि लड़की हॉस्टल में रह रही है, तो शादी से इनकार कर दिया। चाची को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। चाची बातों बातों में दादी से कह देती हैं, अम्मा मैं तो आशी को हॉस्टल नहीं भेजूंगी। आशी को जो पढ़ना है वर्धा में ही पढ़ लेगी। हॉस्टल में तो लड़कियां रात रात भर बाहर रहती हैं। घर के भेजे पैसों से खर्च पूरे नहीं होते। हर दिन नई सैंडल बैग कपड़े चाहिए कॉलेज में पहनने। खर्च निकालने के लिए फिर उल्टे सीधे काम करती हैं और अपने शौक पूरे करती हैं। बड़े शहरों में जितने ऊटपटांग कपड़े पहनती दिखती हैं ना, सब हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं। नागपुर की एक कॉलोनी वालों ने अपने एरिया में गर्ल्स हॉस्टल में गलत गलत सलत धंधों का बंद करवा दिए। शहर भर के आवारा हॉस्टल के राउंड मारते थे, जिससे कॉलोनी का माहौल गंदा होता था। चाची हॉस्टल की लड़कियों का चरित्र हनन जानबूझकर करती, ताकि वसुधा बदनाम हो। वसुधा सोचती कि बाबा और माँ चाची जैसे रिश्तेदारों की कद्र करते हुए अपने बच्चों का मन मार रहे हैं। जब मेरा कहीं कुछ अफेयर नहीं है, तब भी वो बदनाम करने से बाज नहीं आ रही। नीरज भैया की इंजीनियरिंग भी इसी साल खत्म हो रही है। हर सेमेस्टर में बैक लग कर 4 साल की इंजीनियरिंग 5 साल में पूरी कर रहे हैं। नीरज यदि नागपुर में नहीं रहेगा, तो वसुधा का नागपुर में अकेले रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ ने वसुधा की बैंक की कोचिंग पर खर्चों का रोना लेकर मना कर दिया, मगर नीरज भैया इंजीनियरिंग का लास्ट पेपर होते ही 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स करने मुंबई जा रहे हैं। माँ को अब जल्दी से जल्दी वसुधा की शादी करनी है। वर्धा में रहेगी तो लड़के वाले जब चाहें तब उसे देखने घर आ सकते हैं। पड़ोसी जगमोहन भाकरे की बेटी भावना हॉस्टल पढ़ने गई थी। जॉब लगते ही अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर ली और शादी के बाद घर वालों को फोन करके बता दिया। जगमोहन भाकरे की बेटी ने दूसरी जात के लड़के से जिस दिन शादी की थी, उस दिन से 3 दिन तक दादी को बुखार रहा था। बात बात पर बाबा से कहती, देखो तो जगमोहन की बेटी कैसी सीधी सादी पोटी थी, उधर हॉस्टल जाते ही उसके रंग बदल गए। भगवान से मनाती हूँ कि कब वसुधा के एग्जाम हो और कब वो घर आ जाए। अभी वसुधा रूम में बैठी एक उपन्यास पढ़ रही थी कि उसने देखा बाहर पूनम अपने मुंह पर हाथ रखे हंसती दौड़ती पीछे वाले कॉरिडोर में झांक रही और फिर वापस मेस की तरफ दौड़ती आ रही है। वसुधा बाहर निकली तो पूनम ने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया और हंसते हंसते उसके कंधों पर गिरने लगी। अरे बताएगी क्यों हंस रही है? पूनम हाँफ रही थी। अरे बाजू वाली विंग में 702 रूम नंबर की 2 साउथ इंडियन सीनियर लड़कियां पद्मजा और राशि को जानती है ना? अभी उन दोनों रूममेट का जोर जोर से तेलुगु में झगड़ा चल रहा है। अपनी सना झगड़ा सुनने के लिए दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी। दोनों तेलुगु में जाने क्या चीख रही थी, समझ ही नहीं आया। सना ने झगड़े की जड़ तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं समझा। पद्मजा दीदी ज्यादा चिल्ला रही हैं। राजशी बीच बीच में रुआसी भी हुई। अब जब सना को एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा, तो उनके बंद दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आसमान की तरफ उंगली दिखा दिखा कर मुंह बनाकर गुस्से में होंठ हिलाते हुए बिना आवाज निकाले लड़ने की एक्टिंग कर रही है। यदि दोनों में से कोई किसी ने भी दरवाजा खोला ना, तो सना का बैंड बजा देंगी। जा झांकना। वसुधा कॉरिडोर की तरफ गई तो सना मूक फिल्मों की तरह बेआवाज गुस्से में हाथ हिला हिलाकर आंखें फाड़ कर होंठ हिलाकर लड़ रही थी। बंद दरवाजे के बाहर जोर जोर से लड़कियों का तेलुगु स्वर बाहर सुनाई दे रहा था। पद्मजा का लड़ाकूपन हॉस्टल में सभी को मालूम था। यदि उसको सना की इस हरकत का पता चल जाए, तो वो सना का हॉस्टल में रहना मुश्किल कर सकती है। ये सोच वसुधा को सना की चिंता हुई। वसुधा उसे बुलाने बंद दरवाजे की तरफ इशारा कर डराने लगी। वसुधा ने हंसते हुए पलटकर पूनम से पूछा, सना को मालूम नहीं है क्या पद्मजा कितनी खूंखार है? किसी ने उसे बता दिया ना कि सना उसके मजे ले रही थी, तो अभी कभी जनाजा निकाल देगी। तभी रूम नंबर 702 का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वसुधा और पूनम सर पर दौड़ते हुए भाग गए। दरवाजा इतना एकाएक खुला कि सना को भागने का वक्त ही नहीं मिला। सना रूम नंबर 702 के सामने सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ ऐसे चलने लगी जैसे वो बेचारी तो बस कॉरिडोर से गुजर रही थी।
तीनों दौड़ते दौड़ते रूम नंबर 203 में पहुंचते ही एक दूसरे पर गिरते पड़ते हंसने लगे। सना को पछतावा हुआ, यार लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं कि अभी इन्होंने सिर्फ ब्रेक लिया है और थोड़ी देर बाद लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए। पूछ कर आऊं क्या कि हम लोग सो जाए ना, अब तुम लोग का बच्चा तो नहीं है। यार तेलुगु में क्या बोल रहे थे, बहुत कोशिश की समझने की। ये लोग आधा घंटा और लड़ते तो मैं कुछ कुछ समझने लगती। टॉपिक क्या था कुछ पल्ले नहीं पड़ा। राजश्री कमजोर पड़ रही थी, पद्मजा हावी थी। सुन ना, इनकी लड़ाई का ये सेमीफाइनल था या फाइनल? शायंकी होता तो तेलुगु समझ जाता, वो साउथ की फिल्में बहुत देखता है। पूनम ने सना को झुड़का, मैस में तो तू हमेशा तेलुगु फिल्में देखती है। क्या मतलब? जब आज जरूरत पड़ी तो एक शब्द नहीं समझ पाई। मेरा भाई भी एक्शन फिल्म की वजह से तेलुगु फिल्म देखता है। आज पद्मजा और राजश्री के बीच तेलुगु फिल्मों का एक्शन शुरू होने वाला ही था कि दरवाजा खुल गया। क्या मजा आता जब दरवाजा खुलता और तू उन्हें एक्टिंग करती मिलती। मैं और वसुधा तो दरवाजे की आवाज से ही बिना पलटे भागे। सना हंसते हुए अचानक दार्शनिक हो गई। यार यहाँ हॉस्टल में कितना मजा आता है। कुछ महीनों में पूनम की शादी हो जाएगी, वसुधा वर्धा वापस चली जाएगी, तो मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। आनंद सीए की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला जाएगा। मैं तुम लोगों के बिना यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी यार, मर जाऊंगी। तीनों देर तक चुप लिपटे रहे। इन 3 सालों में पहली बार सना की आंखें नम थी। जो घटना होकर रहेगी उसे फिर चुप स्वीकार करना होता है। हॉस्टल छूटेगा ही, सबको यहाँ से ऐसे बिछड़ना है जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंका गया हो। क्या समय का चक्र कोई थाम पाया है? क्या ऐसा हुआ है कि समय की गति थम जाए? यदि सूरज डूबना भूल जाए तो वो ट्रेन कभी अकोला तक न पहुंचती, चलती ही रहती। दो प्रेम भरे दिलों ने ऊंची आवाज में आसमान तक गुहार लगाई थी कि सूरज चांद थम जाओ। दिन और रात का सिलसिला चलता रहेगा, तारीख के पन्ने पलटेंगे और हर साल इस हॉस्टल में सुख दुख के धागे से बंधे दिल बिछड़ेंगे। आखिर ये दुनिया भी तो एक हॉस्टल ही है, जहाँ एक दिन लोग एडमिशन लेते हैं और उम्र का सिलेबस पूरा होते ही चले जाते हैं। रूम नंबर 702 में मचे घमासान के थोड़ी ही देर बाद सना हेयर रिमूवल वाला वैक्स का बड़ा डब्बा कपड़े की पट्टियां लिए कॉरिडोर में इधर उधर घूम रही थी। वैसे भी संडे को पूरा हॉस्टल ब्यूटी पार्लर बन जाता था। कोई चेहरे पर सफेद बैग लगाए घूम रहा है, कोई वैक्सिंग करवा रहा है। दूसरे की वैक्सिंग करने जैसा उबाऊ काम पूरे हॉस्टल में सिर्फ सना ही कर सकती थी। पूनम ने कई बार उसको डांटा भी। इन लोगों को मालूम है कि सना मना नहीं करेगी, इसलिए तेरे को पकड़ते हैं। अभी तो विजया की भी वैक्सिंग करके आ रही है, तेरे को उसकी मदद करने से पहले सोचना चाहिए था। उसके पास स्कूटी है, उस दिन रोड में तेरे बाजू से स्कूटी से निकल गई, चाहे तो लिफ्ट दे सकती थी। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की मदद करने की? सना ने उंगलियों में लगी वैक्स की चिपचिप को एक गंदे कपड़े से साफ करते हुए कहा, अरे यार जाने दे, उसका वो जाने। देख मेरे से यदि बन पाता है तो मैं कर देती हूँ। चल जाकर देख करा प्रतिभा दीदी के बालों में विजया ने क्या हेयर स्टाइल बनाई है। सामने से पफ है, पीछे से फ्रेंच नॉट। लास्ट मंथ किसी मैगजीन में छपी थी वो स्टाइल। विजया ने सिर्फ फोटो देखकर हूबहू बना लिया। वाटर कूलर से अपनी बोतल भरकर दरवाजे के बाहर से जाती रेवा सना की बातें सुनकर हंसी। सना के लक्षण पढ़ाई लिखाई के हैं नहीं, पार्लर ही खोलेगी देखना। सना खुश हो गई। बिल्कुल, मेरा पार्लर बहुत चलेगा। आज लक्ष्मी दीदी जब झाड़ू पोछा करने आई थी तो मैंने वही विजया वाली हेयर स्टाइल उन पर बनाई। जा देख, विजया से ज्यादा अच्छा मैंने बनाई है। रेवा ने मुंह बिचकाया। उन्हें अपनी कंघी से लक्ष्मी दीदी के बाल बना दिए। वो काम पर आते हुए कंघी तो लेकर आई नहीं होंगी। सना बोली, तो क्या हुआ? वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए उनके बगीचे का अमरूद लेकर आती है। अपनी कंघी से उनके बाल बनाने में क्या प्रॉब्लम है? यही ना कि वो गरीब हैं। रेवा ने हिकारत से जवाब दिया, वो तेरे साथ ऐसा करके अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रही है और तू अपनी कंघी से उसके बाल बनाकर अपना स्टैंडर्ड गिरा रही है। क्यों पूनम, एम आई रॉन्ग? सना ने हाथ जोड़े। रेवा, प्रायश्चित के लिए क्या करूं? जहर खा लूं, बाजार से अमरूद खरीद कर उन्हें लौटा दूं या फिर उनकी चोटी खोल कर आ जाऊं? रेवा ने कड़ी नजर सना पर डाली और अपने कमरे में चली गई।
जहां वसुधा अपने नाखूनों पर करीने से नेल पेंट लगा रही थी। सना को मालूम था कि यदि रेवा ने उसे पलटकर जवाब नहीं दिया है तो रूम में जाकर वसुधा से जरूर बुराई करेगी। बाहर दीवार से चिपकी सना हंस हंस कर रेवा का बड़बड़ाना सुनने लगी। वसुधा यार, सना काम वाली बाई लक्ष्मी की चोटी बना रही है। हम जैसा बिहेव करते हैं हमारा फ्यूचर वैसा ही बनता है। कूद के पांव पालने में कहावत सुनी है ना यार। आप नौकरों के संग बराबरी से बैठकर उनकी कंघी कर सकते हो। कुछ तुम क्लास मेंटेन रखो अपना। भगवान जाने उस इंटेलिजेंट आनंद ने इस गंवार में क्या देख लिया। कहाँ वो, कहाँ ये। सना हंसते हंसते जमीन पर बैठ गई। तभी हॉस्टल के बाहर से आती किसी बारात के बैंड की आवाज से सना अपने रूम में दौड़कर घुसी। पूनम, चल चल चल, बाहर बाहर बारात देख कर आते हैं। चल चल उठ, रेवा का गाली गलौज बाद में भी सुन सकते हैं। बैंड की तेज आवाज से वसुधा भी बाहर आ गई। सना, वसुधा, पूनम और कई लड़कियां गलियारे से होते हुए बाहर दौड़ी। कश्यप मैम, लक्ष्मी दीदी, सरस्वती दीदी, चंदू भैया, गार्ड भैया सही सभी लड़कियां पोर्च में खड़ी बारात की आतिशबाजियां देखने लगे। सामने से गुजरती बारात में बुजुर्गों और रिश्तेदारों को हंसी मजाक करते देख लड़कियां पल भर को इस अनजान परिवार में अपने घर वालों की झलक देख खुश हो गई। डीजे पर कान फोड़ू आवाज में गाना आ रहा था। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। सना ने अचानक एक दीवार की आड़ ले ली ताकि कश्यप मैडम, गार्ड भैया उसे ना देख पाए, और घुटनों पर बैठ गई। पास खड़ी राखी दीदी, जिन्होंने लाल दुपट्टा डाला था, की तरफ एक हाथ ऊंचा और दूसरी हाथ अपनी छाती पर मल मल कर डीजे के साथ झूम झूम कर आवाज मिलाने लगी। लड़कियां बारातियों का डांस देखना छोड़ सना की तरफ मुड़ गईं। बारात में आकाश चूमती आतिशबाजी, सड़क के किनारे कतार से चल रही औरतों के सर पर बड़े बड़े झूमर की रोशनाई, तेज बैंड में नाचते बाराती और फटाकों के कान फोड़ू शोर में कश्यप मैम जान ही नहीं पाई कि असल महफिल तो हॉस्टल की बाउंड्री के भीतर है। सना ने एक अंधेरे कोने में गदर मचा दिया था। डीजे के तेज गानों से माहौल झंझना रहा था, आकाश गूंज रहा था, धड़कनें धड़धड़ा रही थीं, हॉस्टल की पुरानी दीवारें कंपकपा रही थीं। डीजे पर हर गाने की सिर्फ 2 पंक्तियां बजती और फिर अगले ही पल गाना बदल जाता, और फिर अगले चंद मिनट में किसी दूसरे हिट गाने की 2 पंक्तियां। नॉन स्टॉप डीजे, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। सना इस गाने में बिल्ली की तरह घुटने के बल चलते हुए शिल्पा शेट्टी की अदा में आगे बढ़ने लगी। तेरी गली में चली, ओ चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। सना होंठ काटते हुए ऐसा सीना धड़का रही थी कि लोग लोटपोट होने लगे। शिप्रा ने सना की चुन्नी का छोर दांतों में दबाकर अपनी तरफ खींचा। लाखों दीवाने, सना ने नजाकत से अपना तलवा शिप्रा के कंधों पर रख एक अदा से हल्का सा पीछे धकेल दिया। पूर्णावती के रूप में बीन की धुन बजने लगी। बाहर सड़क में सारे बाराती नाग बने नाच रहे थे, मगर हॉस्टल के भीतर नागिनें जमीन पर लहालोट लहरा रही थी। सना को फर्श पर लेटकर सबके पैरों के बीच से रेंगते देख हंसते हंसते लोगों का पेट दुखने लगे। अंकिता, संध्या दीदी, पारुल ने हाथों से काल्पनिक बीन बजाना शुरू कर दिया। सना उनके सहयोग से उत्साहित दोहरी खुशी से सबको डसने लगी। हॉस्टल में बैंड का इतना शोर था कि कश्यप मैडम को सना के मचाए हंगामे का पता ही नहीं चला। वसुधा ने सना को झूठ मूठ डराया। कश्यप मैडम इधर आ रही हैं। नागिन बनी सना फट से फर्श से उठकर हाथ बांध शराफत से बारात देखने लगी। बारात के जरा दूर जाते ही लड़कियां हंसते हंसते गलियारे से अपने अपने कमरों के बिल में घुसने लगी। सना, वसुधा और पूनम अभी भी कॉरिडोर में खड़ी ज्यादा हंस लेने की थकान उतार रही थी कि सना को याद आया। वसुधा 2 या 3 साल पहले ऐसे ही एक बारात गुजर रही थी, तो मैंने क्या किया था बताऊं? मैं अपनी मौसी के यहाँ भुसावल गई थी। वहां अपनी कजिन के साथ मार्केट गई थी तो गजब रईसों की बारात जा रही थी। दूल्हा बहुत बड़ी बग्गी में था। सामने लाइट वाले, पटाखे वाले बाराती खूब नोट उड़ाते नाच रहे थे। चौराहे में डीजे था, बैंड था, लगभग पैसे वाली औरतें नाच रही थीं। हवा में उड़ते नोट लूटने बैंड वाले, लाइट वाले और गरीब बच्चों में धक्का मुक्की हो रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा, देख दूल्हा अकेले बग्गी में कितना बोर हो रहा है, उसके सारे दोस्त तो नाचते हुए मजे कर रहे हैं। वो ऊंचाई में बैठा
अकेला सबको देखता हुआ जरीदार शेरवानी में पसीना पसीना हुआ जा रहा था। रुमाल निकाल थोड़ी थोड़ी देर में चेहरा पहुंच रहा था। मुझे लगा कि इसकी बारात इसके लिए भी तो यादगार होनी चाहिए। मुझे भुसावल में कोई पहचानता नहीं था। मैं ये भी कंफर्म थी कि दूल्हा किसी हाल में दुल्हन के द्वार से पहले बग्घी से नहीं उतरने वाला। मैंने दूल्हे के पास जाकर हाथ हिलाया। जैसे उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसे एक फ्लाइंग किस दे दी। एकदम शॉक्ड हो गया और फिर शर्मा कर मुस्कुरा दिया। मैं फटाक से मार्केट की भीड़ में आगे बढ़ गई। सना से इतना सुनते ही पूनम ने बड़ा सा मुंह फाड़ हाथों से ढक लिया। वसुधा की आंखें फैल गईं। पूनम ने सिर हिलाया। सना तो इंडिया की सिंगल पीस है। आनंद को अब ये मत बता देना। अरे मैंने तुझे सब बता दिया है। वसुधा को जिज्ञासा हुई। क्या बोला ये इंसिडेंट सुनकर वो? कुछ नहीं, हंस रहा था। बोला तूने तो दूल्हे का दिन बना दिया। पूनम और सना को गुड नाइट कर वसुधा अपने कमरे में आई कि रेवा ने सवाल दागा। क्या आज सना बाहर बारातियों के आगे मुजरा कर रही थी? वसुधा चिड़चिड़ा गई। किसने कहा ये? बारातियों ने उसे नहीं देखा। बाउंड्री की दीवार की आड़ में थी वो। बाहर वालों को कुछ भी नहीं दिख सकता था। गर्ल्स जैसे मस्ती सहेलियों के बीच करती हैं, बस वही कर रही थी। सना शैतान है, मगर पूरे हॉस्टल में सबसे ज्यादा हेल्पिंग नेचर की लड़की है। रेवा ने एक आदत से कहा। जाने तुम उसके साथ कैसे रह लेती हो। कैसी अपब्रिंगिंग है यार, पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं है। सबसे अच्छी अपब्रिंगिंग उसी की है। हॉस्टल में लड़कियां इतनी घटिया हैं कि जरूरत के समय एक सैनिटरी पैड, सेफ्टी पिन या पेन देने में बहाना कर देती हैं। हॉस्टल में एक भी रूम ऐसा नहीं है जहां सना का आयरन, लिपस्टिक, बैंगल सुधार नहीं जाती। कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने या किसी बर्थडे पार्टी, फेयरवेल, शादी में जा रही है तो सना से चप्पल से लेकर बैग तक मांग लेती है। उसकी क्रीम, कान के झुमके से लेकर शैम्पू तक पब्लिक प्रॉपर्टी है। किसी भी लड़की से पूछना कि हॉस्टल की सबसे प्यारी लड़की कौन है, किसका नाम लिया, उन्होंने बताना मुझको। कश्यप मैडम तक उसके लिए अपने घर से हलवा बनाकर लाई थी। हम लोग स्मार्टली अपनी फीलिंग्स छिपाना जानते हैं। सना को जो फील होता है मुंह पर बोल देती है। रेवा ने वसुधा को टोका। मैं भी तो सब कुछ मुंह पर बोलती हूँ, मगर उसके जितनी चीप नहीं हूँ। जरा तो क्लास मेंटेन करना चाहिए यार। वसुधा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुंह फेर कर लेट गई। लेटे लेटे वसुधा को आज माँ से फोन पर हुई बातचीत याद आने लगी। माँ बोल रही थी कि दादी की तबीयत और भी खराब हो गई है। 15 दिन पहले अचानक दादी का बीपी बहुत हाई हुआ था। तब से वसुधा रोज ही घर फोन लगा लेती है। बाबा और मुन्ना चाचा दादी को डॉक्टर के पास ले गए थे। वहां जाने पर पता चला कि उनके ब्रेन में क्लॉट आ गया है। उसके हफ्ते भर बाद ही दादी पैरालाइज्ड हो गई। दादी की सेवा में माँ अकेली पड़ रही थी, इसलिए भी उन्होंने वसुधा के एग्जाम खत्म होने का इंतजार था। आशीष से अकोला जाते समय हुई मुलाकात को अब 6 माह हो चुके थे, मगर हर रात उसे सोचना एक जरूरी काम था। नागपुर से आशीष का कोई रिश्ता ही नहीं था, मगर हॉस्टल छोड़कर नागपुर से वर्धा लौटने पर ऐसा लगेगा कि अब मैं किसी गहरी खो में छिप जाऊंगी। नागपुर आशीष का शहर है जैसे। शायद इसलिए कि कमरे की हॉस्टल की दीवारें ही गवाही है मेरी बेचैनियों की। आशीष भी मुझे इतना ही याद करता है, इस बात का इतना विश्वास क्यों है मालूम नहीं। वसुधा अचानक उठी और टेबल लैंप जलाकर कॉपी में लिखने लगी। एक दूसरे से हम मीलों दूर, उड़ते चांद को तन्हा तकते हैं। जाड़ों की जब नरम धूप हो, चुप सीली सीली तपते हैं। मटियारी शामों में बेचैन बेमतलब सा भटकते हैं। मन मारने की कीमत पर ये दुनिया मोल लाए हैं। इस सौदे की खुशियां गंवा कितना घाटा सहते हैं। इतना सब सहकर ये समझा और जाना, किसी का दिल टूटना दुनिया के लिए सबसे छोटी बात है। सुनहरी लहरों को आते जाते देखा, शून्य आंखों से खूब आघाते देखा। मालूम नहीं देर तलक क्या सोचा और क्या सीखा। छाती में ढेला नमक का पल पल सींचा करता है। मुट्ठी भर के इस दिल में एक समंदर भरता है। लब तो मुस्कुराते हैं हरदम, भीतर कौन तिल तिल मरता है। कितने दिन गुजर गए, हाथ हाथों में आने को तरसा है। इतना सब सहकर समझा और जाना, किसी का किसी को याद करना दुनिया के लिए सबसे छोटी बात है। दुनिया की रेलम पेल में, चालाकियों के खेल में, यंत्र जिसमें पत्थर दिल के मेल में, बेशुमार चेहरों की भीड़ में, शहरों मोहल्लों गलियों के नाम पते वाली इस दुनिया की नीड़ में,
हर रात भीगी तकिया संग सोना, किसी के बिन उम्र गुजारना दुनिया के लिए सबसे छोटी बात है। वसुधा ने कॉपी बंद कर अलमारी में रख दी। वसुधा अनजान थी कि ठीक इसी वक्त पृथ्वी के किसी कोने में, किसी कमरे में कोई लेटे हुए वॉकमैन के हेडफोन फंसाए गाने सुनते हुए उसे सोच रहा है। उस लड़के के कमरे से हर रात एक ट्रेन बारिश की चादर चीरती मेघालय के पहाड़ों से विदर्भ के मैदानों की तरफ जाती है। ट्रेन के भीतर बैठी वो सांवली लड़की उसे बहुत याद आती है। शायद वो चाहती थी कि मैं उसे अपने साथ ले चलूं। ट्रेन, बारिश, रेलवे स्टेशन, लड़की, सब गुड्डम गुड होने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती में। थैंक यू सो मच।